आज हम चर्चा करेंगे लेटरल एंट्री को लेकर के। कई दिनों से लेटरल एंट्री को लेकर के अरुणाचल प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है। अब हम चर्चा करेंगे कि सरकारी नौकरी में रहते हुए आप सर्कल ऑफिसर कैसे बन सकता है, जिसे हम लेटरल एंट्री के नाम से जानते हैं। सबसे पहले लेटरल एंट्री का सवाल क्यों उठा? सवाल इसीलिए उठाता, दरअसल मैं आपको स्क्रीन में दिखाने की कोशिश करूंगा कि अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था 7 अक्टूबर 2025 को, जिसमें 15 जो है वैकेंट पोस्ट के लिए 17 लोगों को चुना गया था, जिसको लेकर के सवाल जो है शुरू हो गया कि लेटरल एंट्री के लिए 15 में से 17 क्यों चुना गया और उसके पीछे और कितने लोग जो है इसमें एलिजिबल है। इसको लेकर के चर्चाएं शुरू हुई हैं और आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आपने सुना होगा, अपने सोशल मीडिया में भी आपने देखा होगा, जिसको लेकर के आज हम चर्चा करेंगे। तो दूसरा यह है कि लेटरल एंट्री होता क्या है, इसको आपको जानना होगा। सबसे पहले लेटरल एंट्री जो है उन तमाम लोगों के लिए है जो ऑलरेडी सरकारी विभाग में जो है काम कर रहा है। उनको एक मौका ये दिया जाता है कि जो लोग स्किल्ड है, जो लोग एक्सपीरियंस है, जो लोग जानकार है, उनका एक्सपीरियंस, जानकार और स्किल को लेकर के सरकार की तरफ से ये कहा जाता है कि लेटरल एंट्री यानी आप जो है सर्कल ऑफिसर बन सकता है। जो एक्सपीरियंस है, जो स्किल्ड है, जो जानकार है, उनको यूज करने के लिए, उनका स्किल को यूज करने के लिए, नॉलेज को यूज करने के लिए, उनका एक्सपीरियंस को यूज करने के लिए सरकार की तरफ से एक जो है लेटरल एंट्री रखा जाता है, जो सर्कल ऑफिसर से शुरू होता है। इसीलिए इस पर्टिकुलर जॉब को या फिर एंट्री को जो है लेटरल एंट्री के नाम से जाना जाता है और ये अरुणाचल प्रदेश में कई सालों से चल के आ रहा है और लेटरल एंट्री से बहुत लोग सीईओ बन करके आज टॉप पोजीशन पर भी बैठे हुए हैं। और ये सरकार की तरफ से एक अच्छा पहल भी है कि हमारे जो है स्किल्ड और एक्सपीरियंस और जानकार लोगों को जो है आगे बढ़ाते हुए उसको सरकारी जॉब में और अच्छा उच्च पद देने के लिए ये एक ग्रेड रखा गया था। अब सरकार की तरफ से लेटरल एंट्री को करते हुए उन्होंने एक एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया जो है रखा है। ये क्या क्या कहता है? सबसे पहले सरकार ये कहता है कि ही और सी मस्ट यानी ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। आप किसी भी डिसिप्लिन से आते हो, लेकिन आपका जो है ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। दूसरा ये कहता है कि सरकार का गाइडलाइन ये कहता है कि ही और सी अपॉइंटमेंट अंडर गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश इन पे लेवल 5 यानी पैसा जो है 29,200 से लेकर के 92,300 पर मंथ और अबोव एज पर 7th CPC के तहत होना चाहिए। तीसरा ये कहता है कि he she must not less than 10 years of continuous service, मतलब कि सरकारी जॉब में आप 10 साल से लगातार जो है नौकरी करने वाला होना चाहिए और पे स्किल जो है आपका 29,200 से लेकर के 92,300 पर मंथ। आगे जो है पोर्ट ये कहता है कि he she should have earned successively 3 very good reports in ACRS APARS, मतलब 3 बार उनको जो अपना सर्विस के दौरान जो है लगातार वेरी गुड का जो है मार्क उसको मिलना चाहिए, तभी जाकर के जो लेटरल जो एंट्री है इसमें जो है आप एलिजिबल हो जाता है। पांचवा जो है आप 45 ईयर्स से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी 45 ईयर्स तक क्या लोग जो है इसमें यानी लेटरल एंट्री में जो है आप एलिजिबल है, ये सरकार का गाइडलाइंस कहता है। अब सवाल आपका ये हो सकता है कि लेटरल एंट्री के लिए आपको वैकेंट पोस्ट कहां से मिलेगा? दरअसल आपको बता दूं, अरुणाचल प्रदेश में हर साल या 5 साल बाद या 10 साल बाद या 20 साल बाद अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से डायरेक्ट एंट्री एग्जाम्स होता है। उस एग्जाम्स में सरकार के तरफ से, कमीशन के तरफ से लेटरल एंट्री के लिए 20% रखा जाता है ताकि नौकरी करने वाले लोगों को फायदा हो। वो रिजर्व पोस्ट एक रख देता है, तभी जा करके जो लेटरल एंट्री के लिए तमाम डिपार्टमेंट से अपना अपना जो एलिजिबल जो लोग होता है वो जो है अपना कागज
अपना डायरेक्टर में दे करके डायरेक्टर जो है उसको चीफ सेक्रेटरी में भेजता है, चीफ सेक्रेटरी जो इसको पर्सनल और ट्रेनिंग में भेजता है। उसके बाद वहां में स्क्रूटनी होने के बाद में यही जो है पोम को जो है आगे एपीपीएससी कमीशन में भेजता है। भेजने के बाद कितने लोग सिलेक्ट हुआ है नहीं हुआ है ये जो है एपीपीएससी कमीशन जो है तय करता है। जैसे आपने पहले देखा 7 अक्टूबर 2025 को 15 जो है वैकेंट पोस्ट के लिए एक लिस्ट जारी हुआ था, ऐसा ही कमीशन के तरफ से भेजा जाता है। तो वहां से भेजने के बाद ये जो है एपीपीएससी जो है इसको एग्जाम्स कंडक्ट करता है। अब जो है लास्ट जो है एंट्री कब हुआ, यानी जो लास्ट मतलब लेटरल एंट्री मतलब सर्कल ऑफिसर के लिए कमीशन की तरफ से कब एंट्री किया गया था उसके बारे में आपको जानकारी देता हूं। बहुत पीछे 2017 को लास्ट जो है लेटरल एंट्री का जो है रिक्रूटमेंट हुआ था। उसका डेट है आपको बता दूं, जो हमको कागज मिला है 25 अगस्त 2017 को। ये लास्ट जो है लिटरल जो है एंट्री के लिए उनको जो है मौका मिला था 2017 को। अभी कितना साल हो गया होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। आज से 9 साल अभी पूरा हो गया, लेकिन अभी तक ये लिटरल एंट्री के लिए उनके लिए मतलब खाली पोस्ट नहीं था या फिर इनका एग्जाम्स जो है नहीं हुआ है। उस समय यानी 25 अगस्त 2017 को जो है कुल जो है 19 पोस्ट के लिए यहां पर खाली हुआ था, लेकिन 19 पोस्ट में से 14 लोग को मिला था। उसमें जो है 5 पोस्ट को रखा गया था जिसमें कोर्ट का ऑर्डर को रुक रहा था। उसके बाद वो बाद में जीतने के बाद या फिर हार भी गया होगा, जीतने के बाद जो रिक्रूट हो गया होगा। लेकिन 2017 को कुल जो है 14 पोस्ट का जो है इसमें रिक्रूट हुआ था, जिसमें तवांग डिस्ट्रिक्ट को 6 पोस्ट मिला। मैं आपको स्क्रीन में दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। 2 पोस्ट जो है अपर सियांग को मिला और 3 पोस्ट जो है लोअर सुबनसिरी को मिला और 2 पोस्ट जो है वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट को मिला और 1 पोस्ट जो है कुरुंग कुमे डिस्ट्रिक्ट को 2017 में मिला था। उसके बाद अभी तक लेटरल जो है एंट्री है, अभी तक उसका जॉब खाली नहीं हुआ है, अभी तक एग्जाम्स नहीं हुआ है। अभी शुरू में मैंने जिसे बताया 7 अक्टूबर 2025 को अभी हाल ही में एक जो है नोटिफिकेशन कमीशन से निकलता है जिसमें सवाल जो है शुरू हो गया है। आगे आपको हम बताते हैं कि 7 अक्टूबर 2025 को निकलने के बाद में कोसब हरकत में आता है। उसके बाद अलग अलग डिपार्टमेंट का जो एस्पायरेंट है ये लोग हरकत में आता है। यहां तक चीफ मिनिस्टर तक कैसे कागज पहुंचाता है उसके बारे में आपको मैं बताता हूं। लेटरल एंट्री को लेकर के बहुत सारे एस्पायरेंट ने चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू को एक रिप्रेजेंटेशन लिखा है 11/10/2025, यानी नोटिफिकेशन के ठीक 3 दिन बाद जो है चौथा दिन को जो है सीएम पेमा खांडू को लिखा है, जो आपको मैं स्क्रीन में दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। उसमें सीएम ने चीफ सेक्रेटरी को मार्क किया है कि इसको एग्जामिन की जानी चाहिए, जिसमें एस्पायरेंट ने 5 जो है अपना डिमांड रखा है और अपना जो है नाराजगी जो है जाहिर किया है। जिसमें पहला नंबर स्क्रीन में आप देख सकते हैं, बोथ द स्क्रूटनी एंड इंटरव्यू शुड हैव बीन परफॉर्म्ड बाय एपीपीएससी। तो आगे उसमें लिखा है कि जब ऐसा है तो मतलब पर्सनल एंड ट्रेनिंग जो डिपार्टमेंट है उन्होंने जब स्क्रूटनी भी किया था और सब कुछ उन्होंने देखा तो एपीपीएससी से लिस्ट क्यों निकाला, इसको लेकर के मतलब कुछ सवाल उन्होंने उठाया है, जिसको आपको मैं स्क्रीन में दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, जो आप इसको पढ़ सकते हैं कि ये पहला उन्होंने एक पॉइंट दिया है। दूसरा उन्होंने ये कहा है कि ग्राउंड ऑफ रिजेक्शन वाज नॉट डिक्लेयर्ड और इन्फॉर्म टू द कैंडिडेट्स, मतलब कि 200 से अधिक लोग जो है इस लेटरल एंट्री के लिए फॉर्म को भरा था, लेकिन अभी लिस्ट में केवल 17 लोगों का आना, इसलिए यहाँ पर उनका ये कहना है कि उन्होंने यानी कमीशन ने या फिर पर्सनल या ट्रेनिंग जो डिपार्टमेंट है उन्होंने किस ग्राउंड में रिजेक्ट किया है उसको जो है नहीं बताया गया है, कैंडिडेट को बिल्कुल नहीं बताया है। इसका जो है उन्होंने अपना दूसरा नंबर पे रखा है। और तीसरा नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, 1/3 जो रेशियो है
उसको जो है मेंटेन नहीं किया गया है, उन्होंने तीसरा पॉइंट में लिखा है। हालांकि गाइडलाइंस में भी कहीं भी 1/3 रेशियो का जिक्र तो नहीं है, लेकिन उन्होंने यहां पर अपना Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app now. पॉइंट में तीसरा नंबर में लगाया है कि 1:3 रेशियो को मेंटेन नहीं किया गया। यदि इसमें 1:3 रेशियो को अगर मेंटेन किया जाता है तो कैंडिडेट का, एस्पायरेंट कैंडिडेट का यह कहना है कि 15 पोस्ट में कम से कम 45 लोगों को सिलेक्ट किया जाना चाहिए था, तभी जा करके अच्छा इंटरव्यू होगा, अच्छा जो है कंपटीशन होगा। और यहां कहीं भी 1:3 रेशियो को मेंटेन नहीं किया गया है, ऐसे जो एस्पायरेंट कैंडिडेट का शिकायत है। और 15 पोस्ट में अगर इसको मेंटेन करता है तो 45 लोगों को सिलेक्ट किया जा सकता था, लेकिन यहां पर 17 लोगों को ही सिलेक्ट किया है। आगे उन्होंने लिखा है कि उनका जो है मेरिट जो बेसिस है उसको जो है कर्टल किया गया है, उनका चौथा जो है उन्होंने पॉइंट में रखा है। और पांचवा जो है इनजस्टिस टू द मेजोरिटी जेन्युइन कैंडिडेट्स टू फेवर हैंडफुल अदर्स। यहां पर जो है बहुत बड़ा एक आरोप भी कह सकते हैं, एक अपना नाराजगी जताया है कि जो मैक्सिमम जो है जेन्युइन कैंडिडेट को यहां पर जो है नहीं लिया गया है, और जो फेवर हैंडफुल अदर मतलब जो बड़े बड़े लोगों के साथ काम करता है, जो अच्छा पॉलिटिशियन लोग का साथ रहता है, उन तमाम लोगों को सिलेक्ट किया गया है। इस प्रकार का उन्होंने अपना नाराजगी जो है 5 पॉइंट में बताया है। हालांकि इसी जो रिप्रेजेंटेशन को जो है मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने चीफ सेक्रेटरी को जो है मार्क किया है, और इस सब्जेक्ट को एग्जामाइन करने के लिए उन्होंने सीधा लिखा है। अब इसका रिजल्ट क्या आता है ये देखने वाली बात होगी। आगे जो है इसी को लेते, यानी 7 अक्टूबर 2025 को कमीशन से जो नोटिफिकेशन निकला था, उस नोटिफिकेशन का बेस और जो एस्पायरेंट कैंडिडेट है उस रिप्रेजेंटेशन का बेस करते हुए कोसप ने भी एक लेटर जो है, एक रिप्रेजेंटेशन लेटर जो है चीफ सेक्रेटरी को दिया है, जिसमें इसी पॉइंट को, यानी एस्पायरेंट कैंडिडेट ने जो पॉइंट को डाला था उसी पॉइंट को यहां पर मेंशन करते हुए कोसप के तरफ से भी चीफ सेक्रेटरी को एक जो है रिप्रेजेंटेशन लेटर लिखा है 13/10/2025। 11 तारीख को जो है एस्पायरेंट जो है सीएम को देता है, उसके बाद 12 तारीख को गैप होता है, और 13 तारीख को कोसप के तरफ से चीफ सेक्रेटरी को भी लेटर जाता है, यानी रिप्रेजेंटेशन लेटर जाता है कोसप के तरफ से उन तमाम जो है एस्पायरेंट कैंडिडेट को समर्थन देते हुए इसमें जो है विचार करने के लिए चीफ सेक्रेटरी को एक लेटर जो है लिखा है। अब सीएम को लिखा है, चीफ सेक्रेटरी को लिखा है, इसका नतीजा क्या आता है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी सबसे इंपॉर्टेंट टीम अरुण भूमि की तरफ से सवाल जो है सरकार को, सवाल जो है कमीशन को, सवाल जो है पर्सनल और ट्रेनिंग डिपार्टमेंट को, टीम अरुण भूमि की तरफ से सवाल यह है कि आपने इसको कंटिन्यू क्यों नहीं किया। ये 2018 का जो है ये एक एडवर्टाइजमेंट था, और वो एडवर्टाइजमेंट को जो है अभी 2025 में निकलता है, और उसमें भी लोगों का शिकायत होता है, जिसमें केवल 17 कैंडिडेट यानी 15 पोस्ट में केवल 17 लोगों को चुना जाता है। इसका वजह क्या है, इसको सरकार को बताना चाहिए, पर्सनल डिपार्टमेंट को बताना चाहिए, ट्रेनिंग को बताना चाहिए और कमीशन को बताना चाहिए। और हमारा सवाल यह है, 7 अक्टूबर 2025 को लिस्ट निकलता है और इंटरव्यू का डेट फिक्स करता है 16-17 अक्टूबर को। इतना शॉर्ट टाइम क्यों? क्या इसमें कोई घोटाला है क्या? मतलब कि 17 कैंडिडेट को कम से कम पढ़ने का तो मौका देना चाहिए था ना। 7 अक्टूबर को रिजल्ट यानी लिस्ट निकलता है, उसके बाद 16 और 17 अक्टूबर को एग्जाम्स बुलाता है, यानी इंटरव्यू बुलाता है। इतना कम समय में कैंडिडेट कैसे प्रिपरेशन करेगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। आगे 200+ कैंडिडेट जो उन्होंने शिकायत किया है, कागज के मुताबिक 200+ कैंडिडेट का फॉर्म को पब्लिकली करना चाहिए। मतलब जो भी स्क्रूटनी हुआ है,
जो पर्सनल डिपार्टमेंट ट्रेनिंग की तरफ से जो भी स्क्रूटनी हुआ है, उन तमाम 200 से भी अधिक जो है पोम जिन्होंने भरा है, उसको जो है स्क्रूटनी करने के बाद उसका मार्किंग के साथ जो है वो सभी का लिस्ट को जारी करना चाहिए, ताकि पता चले कि 200 प्लस में से 17 लोग की सिलेक्ट क्यों हुआ। बाकी मतलब कोई भी एलिजिबल नहीं था, मतलब अपना डिपार्टमेंट से तू एलिजिबल हो करके तू कागज को आगे भेजा ना। अब कागज को आगे भेजा है तो पर्सनल ट्रेनिंग डिपार्टमेंट ये बताइए कि 200 प्लस कैंडिडेट में से आपने 17 को क्यों चुना। 17 को अगर आपने चुना है तो बाकी का लिस्ट को आप जारी कीजिए कि इस बेस में उनको जो है रिजेक्ट किया गया है, उनको जो है नहीं लिया गया है, तो पता चलेगा। तो इन तमाम कैंडिडेट जो एस्पायरेंट कैंडिडेट है उनको खुश होगा कि कम से कम हमको इस ग्राउंड में रिजेक्ट किया गया है। लेकिन 200 प्लस में से 17 को चुनना केवल ये सवाल के घेरे में आता है और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। ग्राउंड ऑफ रिजेक्शन को बताना चाहिए। उसके बाद 200 प्लस में से 17 को ही क्यों चुना, बार बार इस बात को जिक्र कर रहा हूं। 200 में से 17 को ही सिलेक्ट क्यों किया गया, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। उसके बाद स्क्रूटनी करने के लिए 7 इयर्स कैसे लग गया, मतलब ये जो है लेटरल एंट्री के लिए आपने फॉर्म भरा तो इसको स्क्रूटनी करते करते 7 साल का समय कैसे लग गया, ये बड़ा एक सवाल है। आगे जो है 2019 को एक ऑर्डर जारी किया गया था, उस ऑर्डर को बेस करते हुए मेंटेन क्यों नहीं किया गया, यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है। और आगे सवाल, सबसे बड़ा सवाल यह है कि ऑनरेबल हाई कोर्ट का वेकेशन इन दिनों चल रहा है। जहां तक मेरे खबर के मुताबिक 21 अक्टूबर तक हमारा ऑनरेबल हाई कोर्ट का वेकेशन चलेगा। और आपको पता था शायद ऑनरेबल हाई कोर्ट का जो है वेकेशन 21 तारीख तक चलने वाला है, आपको पता था। इसीलिए आपने एग्जाम इंटरव्यू डेट को 16-17 को फिक्स किया, ताकि ये तमाम जो है एस्पायरेंट कैंडिडेट जो है उसी एग्जाम में जो है स्टे ऑर्डर लेने के लिए कोर्ट के दरवाजा को खटखटा ना सके। इसीलिए आपने ये प्लान करके जो है 16-17 को इंटरव्यू बुलाया क्या, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि कोई भी कहीं भी कुछ गड़बड़ होता है तो आदमी के पास क्या चारा बचता है, बाद में जाता है कि कोर्ट के दरवाजा को खटखटा सके। लेकिन यह इतना मतलब कि शॉर्ट टाइम में ऐसे प्लान किया गया है कि 7 को लिस्ट आउट होता है और 16-17 को इंटरव्यू बुलाया जाता है, और उस इंटरव्यू के दौरान ऑनरेबल हाई कोर्ट का जो है वेकेशन होता है, ताकि ये तमाम कैंडिडेट जो एस्पायरेंट कैंडिडेट हैं कोर्ट के दरवाजा खटखटा ना सके। इसीलिए क्या आपने ये प्लान किया है क्या, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। और सवाल ये आगे ये है कि इन तमाम कैंडिडेट को यदि आपने रिजेक्ट किया है और नहीं भी किया है तो 1/3 रेशियो को मेंटेन करते हुए कम से कम 45 कैंडिडेट को सिलेक्ट करने में आपका क्या जाता था, ताकि उसमें अच्छा से अच्छा जो जानकर है, जो एक्सपीरियंस है, जो स्किल्ड है, ऐसे वाले लोगों को सिलेक्ट किया जा सके। आपने 15 वैकेंट पोस्ट में केवल 17 लोगों को क्यों चुना और आपने 1/3 रेशियो को मेंटेन क्यों नहीं किया, यह बड़ा सवाल है। और मेंटेन करता तो आज के डेट में 45 लोग जो है इसमें सिलेक्ट होता और उसके बीच में इंटरव्यू, उसके बीच में कंपटीशन होता, तभी जाकर के हमको अच्छा कैंडिडेट मिलता जो आने वाला समय में अरुणाचल प्रदेश के कोने कोने में सर्कल ऑफिसर के तौर पे काम करता। तो आपको ये चीज को देखना चाहिए, आपने क्यों नहीं देखा, जिसको लेकर के अभी बहुत बड़ा सवाल उठाया जा रहा है। 200 में से यदि कल को आपने 17 ही चुना है तो बाकी कहाँ जाएंगे, और बाकी जब आपका लिटरल एंट्री का जो है वैकेंट निकलते निकलते, पोस्ट निकलते निकलते ये तमाम जो है 150 से भी अधिक लोगों का जो है एज जो है खत्म हो जाएगा। क्या आपको पहले से पता है कि इन तमाम लोगों को जो है बाहर करने के लिए, क्योंकि 45 से अबव लोगों को बाद में मुश्किल हो जाएगा कि लिटरल एंट्री में नहीं लिया जाएगा, इसको आपको पहले से पता था। इसीलिए इन तमाम लोगों को यहां से आउट करने के लिए आपका ये प्लान है क्या, ये हमारा आपसे बड़ा सवाल है। क्योंकि इनका जो है दूसरा जो है वैकेंट पोस्ट निकलते निकलते 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल भी चला जाएगा, लेकिन इन तमाम लोगों को जो है उसमें
सीईओ बनने का मौका नहीं मिलेगा। और हर किसी का एक सपना होता है कि सरकार की तरफ से जो भी योजनाएं दी जाती है सभी के अच्छे के लिए दी जाती है, उनका भी एक सोच रहता है कि लेटरल एंट्री में जा करके एक बार सीईओ बने, सीईओ से ऊपर जा करके डिस्ट्रिक्ट जो है डेप्यूटी कमिश्नर बने, ये सबका सोच रहता है। तो इस सोच को खटल करने का ये काम किया जा रहा है क्या, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि लेटरल एंट्री का आखिरी समय जो है 2017 को 25 अगस्त 2017 को ही लिया गया था। उसके बाद 2018 को जो है एक एडवर्टाइजमेंट निकलता है और उसमें किसी कारणवश कोरोना आता है। कोरोना आने के बाद बहुत सारे स्टेट में जो है हलचल यानी उठाव चढ़ाव होता है, जिसको एपीपीएससी एग्जाम भी नहीं होता है। और उसके बाद ये जो है लेटरल जो एंट्री का जो एग्जाम्स होता है ये भी नहीं होता। उसके बाद 7 साल बाद अभी आता है 2025 में, और 2025 में भी आता है तो केवल 15 वैकेंट पोस्ट, और 15 वैकेंट पोस्ट के लिए जिन्होंने फॉर्म भरा है वो 200 से भी अधिक है। लेकिन इन 15 वैकेंट पोस्ट में केवल 17 लोगों को सिलेक्ट किया गया, जिसको लेकर के अभी के समय जो है जो एस्पायरेंट कैंडिडेट है वो अपना सवाल उठा रहा है। कोसब जो है सवाल उठा रहा है कि इस प्रकार का अगर होगा तो कल को हमारे जितने भी जो अरुणाचल प्रदेश के तमाम डिपार्टमेंट में यानी विभाग में काम करने वाले के लिए बहुत खतरा साबित हो सकता है। इसको लेकर के ये लोग सवाल जो है बराबर उठा रहा है। दर्शकों, अब देखते रहिए अरुण भूमि, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार। In the rush of every day, we all long for a pause, a moment to breathe, to let go, to simply be. With every sip of Zero tea, let relaxation flow through you. Made from the purest Himalayan leaves, Zero tea is your gentle escape